जय हिंद दोस्तों, मैं कैप्टन लोकेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं सैनिक वेलफेयर न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष 1947 की, क्योंकि उसी दिन भारत माँ के वीर सपूतों ने अपना खून बहाकर देश को आज़ाद कराया था। लेकिन इसी वर्ष 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का वो काला दिन, जिस दिन 20,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने कबालियों का भेष बदलकर जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया और निर्दोष लोगों की हत्याएं करते हुए, माता बहनों की इज्जत लूटते हुए, बच्चियों के साथ बलात्कार करते हुए, लाशों के ऊपर से गुजरते हुए पाकिस्तानी कायर बुज़दिल सैनिक श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। दोस्तों, आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तानी सरकार महाराजा हरी सिंह, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे, उनके ऊपर दबाव बना रही थी कि आप जम्मू एंड कश्मीर का विलय पाकिस्तान के साथ कर लें। लेकिन महाराजा हरी सिंह ये देख चुके थे, ये जान चुके थे कि पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम लोगों का कोई वजूद नहीं है, किस तरीके से उनको मारा पीटा जा रहा है, किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए वो इस तरफ कभी सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों, 22 अक्टूबर 1947, जिसे जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास में काले दिन के रूप में जाना जाता है, उससे लेकर शौर्य दिवस 27 अक्टूबर 1947 के बीच में क्या क्या हुआ, ये हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में क्या क्या छिपा हुआ है जो आपको नहीं पता है, उसमें सबसे पहला नाम आता है तत्कालीन मेजर ओंकार सिंह कलकट जी का, जो कि उस समय पाकिस्तान में बन्नू फ्रंटियर में पोस्टेड थे और वहाँ के सीनियर ब्रिटिश अधिकारी सीपी मोरी के अधीन कार्यरत थे। 20 अगस्त 1947 की बात है दोस्तों, जिस दिन ब्रिटिश अधिकारी सीपी मोरी किसी काम से बाहर गए हुए थे। उनकी गैर हाजिरी में ब्रिटिश जनरल फ्रैंकलिन वॉलकर का एक लेटर प्राप्त हुआ मेजर कलकट जी को। जब उन्होंने उसको पढ़ा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसके अंदर ऑपरेशन गुलमर्ग की पूरी पटकथा लिखी हुई थी। जब ब्रिटिश अधिकारी सीपी मोरी वापस आए तो मेजर कलकट जी ने वो लेटर उनको दिखाया। वो लेटर देखने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने मेजर कलकट को हाउस अरेस्ट कर लिया, इस डर से कि कहीं ये राज खुल ना जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 20 अगस्त को इस लेटर के माध्यम से ऑपरेशन गुलमर्ग की पटकथा की जानकारी मिली। मात्र एक हफ्ते के अंदर ही ये सब षड्यंत्र रचा जा चुका था और इस षड्यंत्र में शामिल थे ब्रिटिश जनरल तक। मेजर कलकट और उनका परिवार पूरा हाउस अरेस्ट था। दोस्तों, मेजर कलकट की हाउस अरेस्ट के दौरान मदद की वहाँ के उनके कुछ मुस्लिम दोस्तों ने और तत्कालीन वहाँ के मेयर ने, जिनकी मदद से मेजर कलकट अपने परिवार के साथ मालगाड़ी से पंजाब के रास्ते 18 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे। दोस्तों, 18 अक्टूबर को मेजर कलकट द्वारा दी गई जानकारियों के साथ जब मिलिट्री सीनियर ऑफिसर्स मेजर कलकट के साथ माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ मिले तो उन्होंने इन पर विश्वास नहीं किया और उस समय की तत्कालीन सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। रिजल्ट 22 अक्टूबर को आपके सामने आ गया। किस तरह पाकिस्तानी सेना मुजफ्फराबाद के रास्ते श्रीनगर एयरवे को कैप्चर करना चाहते थे और दूसरा मीरपुर के रास्ते जम्मू तक के एरिया को कैप्चर करने की योजना थी, तथा तीसरा वो गिलगित के रास्ते लेह पर अपना काबू करना चाह रहे थे। इसी कड़ी में पाकिस्तान की बुज़दिल आर्मी ने कबीलियों के भेष में बारामूला को कैप्चर कर लिया और वहां पर हिंदू और सिखों की चुन चुन कर निर्मम हत्याएं की गई। बारामूला की 14,000 आबादी से 11,000 लोगों की हत्याएं कर दी गईं। क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या बच्चे, किसी को नहीं बख्शा। ऐसी बर्बरता जिसका कि बयान भी नहीं किया जा सकता। और ये कबीलों के भेष में निरंतर श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। और दोस्तों, महाराजा हरी सिंह की सेना या तो सरेंडर कर चुकी थी या फिर उन्हीं के साथ मिल चुकी थी। अब महर्षि कश्यप की सरजमीन पर जो तांडव बुज़दिल पाकिस्तानी सेना कबीलों के भेष में मचा रही थी, वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना थी। महाराजा हरी सिंह को जब कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया
तब उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को शेख अब्दुल्ला के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करके जम्मू एंड कश्मीर का विलय भारत में कर दिया और भारत सरकार से मदद मांगी। तो दोस्तों, इस तरह जे.एंड.के भारत का अभिन्न अंग बना। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना अब श्रीनगर से मात्र 34 मील की दूरी पर थी। इसी बीच दोस्तों, पाकिस्तानी सेना श्रीनगर ना पहुंच सके, इसलिए 19 वर्षीय युवा शेरदिल कश्मीरी मकबूल शेरवानी ने पाक सेना को सिंबल की पहाड़ियों में रास्ता भटकाकर अटका दिया और श्रीनगर तक नहीं पहुंचने दिया, जिसकी कीमत इस सपूत ने अपनी शहादत देकर चुकाई, जिसको पाकिस्तान आर्मी के बुज़दिल कायर सैनिकों ने चौराहे पर 14 गोलियों से भूना। दोस्तों, आज ही के दिन 75 वर्ष पूर्व यानी 27 अक्टूबर 1947 को, जिसे हम आज शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं, भारतीय सेना के फर्स्ट सिख रेजिमेंट की 300 जांबाज जवानों की टुकड़ी लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत रॉय की अगुवाई में श्रीनगर में पहुंची और उन्होंने पहुंचते ही सबसे पहले श्रीनगर एयरपोर्ट को अपनी सुरक्षा के घेरे में लिया, ताकि बुज़दिल पाकिस्तानी सैनिक जो कबीलों के रूप में जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक कर चुके थे, वो श्रीनगर एयरपोर्ट को अपने काबू में ना कर लें। और इस तरह भारतीय सेना की टुकड़ियां जे.एंड.के में पहुंचना शुरू हुई। 31 अक्टूबर को ब्रिगेडियर एल.पी. सेन की अगुवाई में 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड श्रीनगर पहुंची, जिसमें शामिल थी 4th कुमायूं रेजिमेंट, 1st पंजाब रेजिमेंट और 1st कुमायूं रेजिमेंट। दोस्तों, अब पाकिस्तान आर्मी को पता चल चुका था कि वो बारामूला के रास्ते श्रीनगर नहीं पहुंच सकती, क्योंकि बारामूला और श्रीनगर हाईवे को 1st सिख रेजिमेंट ने अपनी सुरक्षा में ले लिया था। तब पाकिस्तानी बुज़दिल सेना ने अपनी रणनीति बदली और 1st सिख रेजिमेंट को फायरिंग में इंगेज करके पाकिस्तानी बुज़दिल आर्मी गुलमर्ग के रास्ते बडगांव पहुंचे और वहां से श्रीनगर को कैप्चर करने की योजना बना रहे थे। 3 नवंबर को ब्रिगेडियर एल.पी. सेन ने इनपुट के आधार पर 3 पेट्रोल की टुकड़ियां बडगांव भेजी कबालियों की खोज में। 4th कुमायूं रेजिमेंट की 2 टुकड़ी, 1st कुमायूं रेजिमेंट की 1 टुकड़ी, जिसमें डेल्टा कंपनी की अगुवाई कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी। इसमें से 1st कुमायूं की टुकड़ी को मगम में 1st पंजाब रेजिमेंट से मिलकर दुश्मन की खोज करते हुए वापस श्रीनगर बेस में पहुंचना था। इस दौरान बडगांव में कहीं कोई दुश्मन की हरकत नजर नहीं आई और इस बीच 4th कुमायूं रेजिमेंट की दूसरी टुकड़ी को भी वापस श्रीनगर बुला लिया गया। अब सिर्फ डेल्टा कंपनी ही मेजर सोमनाथ शर्मा जी की बडगांव में बची थी। दोपहर उपरांत मेजर सोमनाथ जी ने अपनी कंपनी को एक छोटी ऊंची चोटी पर स्टेब्लिश कर लिया था, ताकि दुश्मनों की हरकत पर नज़र रख सकें। दोपहर 2:30 बजे बडगांव से डेल्टा कंपनी के ऊपर मोर्टर फायरिंग शुरू हो गया। मेजर शर्मा ने गांव को नुकसान ना पहुंचे इसलिए जवाब में डिफेंसिव नीति अपनाई, लेकिन अब मेजर सोमनाथ जो डेल्टा कंपनी की अगुवाई कर रहे थे, उनके ऊपर 3 तरफ से अटैक आना शुरू हो गया। यानी कि जो इनपुट मिला था वो सच साबित हुआ। पाकिस्तानी सेना कबीलियों के रूप में ही मौजूद थे। यहाँ मेजर सोमनाथ कबीलियों की चाल को समझ नहीं पाए, क्योंकि गुलमर्ग की तरफ से अब और तेज फायरिंग शुरू हो चुकी थी। कि मोटर फायरिंग तो सिर्फ ध्यान को भटकाने के लिए थी। अब मेजर सोमनाथ पर तीनों तरफ से अटैक हो रहा था और उनका आमनिशन भी खत्म हो चुका था। तब मेजर सोमनाथ शर्मा ने श्रीनगर बेस से कांटेक्ट करके आमनिशन की मांग की। कमांड ने स्थिति को देखते हुए मेजर सोमनाथ शर्मा को वापस पीछे हटने के लिए कहा, मगर मेजर सोमनाथ शर्मा ने पीछे हटने से मना कर दिया, क्योंकि अब दुश्मन और मेजर सोमनाथ के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। मेजर सोमनाथ के कई साथी एक एक करके शहीद हो रहे थे, लेकिन मेजर साहब अपने साथियों को हौसला बढ़ाते रहे। उनकी मैगजीनों में गोलियां भर भर के दे रहे थे, लेकिन दुश्मन की तादाद बहुत ही ज़्यादा थी और उनके नज़दीक ही बढ़ते आ रहे थे। तभी एक मोटर का गोला मेजर साहब के पास आमनिशन बॉक्स के ऊपर आकर फटा,
जिससे मेजर सोमनाथ शर्मा साहब और 2 अन्य उनके साथी वहीं पर शहीद हो गए। मेजर शर्मा साहब का आखिरी संदेश कमांड हेडक्वार्टर को ये था, हम कम होने के बावजूद भी 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, आखिर जवान आखिरी गोली तक लड़ेगा। इस तरह डेल्टा कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ। मेजर सोमनाथ शर्मा सहित 30 जवान शहीद हुए, मगर दुश्मन के भी 200 से ज़्यादा बुज़दिल सैनिक मारे गए और 100 से ज़्यादा कबीले घायल हुए। ऐसी स्थिति में बडगांव पर कबीलियों का कब्जा हुआ, लेकिन वो इस कब्जे को ज़्यादा होल्ड नहीं कर सके। भारतीय रीइंफोर्समेंट पहुंचने पर वो गुलमर्ग की तरफ भाग गए। एयरफील्ड पर अटैक करना तो दूर की बात, यहाँ पर मेजर सोमनाथ शर्मा जी को उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा पहले भारतीय थे जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अब 161 ब्रिगेड कमांडर एलपी सेन के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तानी बुज़दिल सैनिक अब बडगांव से भागकर जंगलों में जा छुपे थे, क्योंकि इनको पता चल चुका था कि वो 161 ब्रिगेड से सीधे टक्कर नहीं ले सकते। इसलिए इन बुज़दिलों ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, जिसमें ये लोग माहिर थे, और 5 नवंबर को कवालियों के रूप में बुज़दिल पाकिस्तानियों ने 161 ब्रिगेड पर अटैक कर दिया, लेकिन बिना कुछ नुकसान पहुंचाए भाग खड़े हुए। अब इनके हौसले परस्त थे, लेकिन लगातार पाकिस्तान से मिल रहे दबाव के कारण ये मजबूर थे श्रीनगर एयरपोर्ट पर अटैक करने के लिए, और अभी भारतीय सेना को JNK में पहुंचने में समय लग रहा था। इधर ब्रिगेडियर LP सेन साहब गुरिल्ला युद्ध की जगह आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक रिस्की डिसीजन लिया, जिसके कारण ब्रिगेडियर सेन पर सवाल या प्रश्न चिन्ह लगे और उनको कड़ी निंदा का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने 1st सिख और 1st पंजाब को अपनी अपनी पोजीशन से पीछे विड्रॉ कर लिया था, जिसके लिए दिल्ली सरकार के पास जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से उनके नेताओं ने ब्रिगेडियर को सेना की कमांड से हटाने का आग्रह तक कर दिया था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि 1st सिख और 1st पंजाब अपनी अपनी पोजीशन ले चुकी थी। और दोस्तों, 6 नवंबर को 7th कैवलरी की टुकड़ी भी 161 ब्रिगेड के पास पहुंच चुकी थी। इसी दौरान ब्रिगेडियर LP सेन का फैसला रंग लाने लगा, और हुआ ये कि खबर मिली कि बारामूला और गुलमर्ग के बुज़दिल पाकिस्तानी, और इतना ही नहीं, जंगलों में छिपे गोरिल्ला भी उन्हीं के साथ मिल रहे हैं। अब समय था ब्रिगेडियर LP सेन की रणनीति का, जिसमें उन्होंने दुश्मन पर अटैक करने का प्लान बनाया। उनके अनुसार 1st सिख के मेजर संपूर्ण बच्चन सिंह द्वारा कवालियों को साला टैंक पर उलझाकर रखना था, और 1st कुमायूं को लीड कर रहे लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतम सिंह को इन कवालियों को दक्षिण की तरफ से घेरना था। साथ ही साथ 4 कुमायूं की टुकड़ी 1 कुमायूं की पोजीशन को सिक्योर करना था। और दोस्तों, 7th कैवलरी की कमांड संभाली थी लेफ्टिनेंट न्योल डेविड ने। उनको गंडरबल और संभल के रास्ते बारामूला श्रीनगर रोड पर दुश्मन के पीछे से अटैक करना था। दोपहर होने तक कवाली ट्रकों के माध्यम से गुलमर्ग और बारामूला से लगभग 7000 साला टैंक पहुंच गए। अब बारामूला की तर्ज पर ही कवाली श्रीनगर पर अटैक करने की तैयारी में थे। जिस तरह बारामूला में 14,000 आबादी से 11,000 आबादी का कत्लेआम किया, वही तांडव श्रीनगर में भी बुज़दिल पाकिस्तानी सेना यही करना चाहती थी। दोस्तों, 7 नवंबर को दोपहर तक 7th कैवलरी ने अपनी पोजीशन संभाल ली और दुश्मन को पीछे से घेर लिया। जैसे ही यह सूचना 1st कुमायूं रेजिमेंट तक पहुंची, उन्होंने एक साथ दुश्मन पर धावा बोल दिया। अभी कवालियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि 7th कैवलरी ने धावा बोल दिया। अब कवालियों पर कहर बरपाने का नंबर था 1st सिख रेजिमेंट का, जो अब पूरी तरह लड़ाई में कूद पड़े। इस तरह तीनों तरफ से हुई चढ़ाई में बुज़दिल पाकिस्तानी संभल ही नहीं पाए और दुश्मन खेमे में भगदड़ मच गई।
बची कुची कसर फोर्थ कुमायूं ने निकाल ली। अब कव्वाली अपने हथियार और वाहनों के साथ साथ लगभग 800 कव्वालियों की डेड बॉडी छोड़कर बारामूला की तरफ भाग खड़े हुए। 5 बजे तक सालातैंग पर इंडियन तिरंगा फहराया गया था। और दोस्तों, फर्स्ट सिख रेजिमेंट ने दुश्मन का पीछा नहीं छोड़ा, वो उनका पीछा करते गए और रात 8:30 बजे तक पलटन पर भी कब्जा कर तिरंगा फहरा दिया। और दोस्तों, जो कव्वालियों के रूप में जंगल में छिपे उन्हें इंडियन एयरफोर्स ने निपटा दिया और अगले ही दिन सेना ने बारामूला पर फतेह हासिल कर ली और एयरफोर्स की तरफ से की गई कार्रवाई से बचे कुचे कव्वालियाई पाकिस्तान की तरफ भागने को मजबूर हो गए और 13 नवंबर तक उरी भी सेना के कब्जे में आ गई। वहाँ भी तिरंगा फहरा दिया गया। इस तरह 7 नवंबर को हुई लड़ाई ने श्रीनगर के एयरफील्ड पर मंडराए खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यहाँ पर दोस्तों ब्रिगेडियर एल.पी. सिंह की रणनीति काफ़ी क्रिटिसिज्म के बावजूद भी बहुत ही सफल रही। दोस्तों, इसी तरीके से नौशेरा, राजौरी, पुंछ, जोजिला पास, लेह से लेकर कारगिल तक, जो कि 1999 में युद्ध लड़ा गया था, और आज भी J&K में पाकिस्तानी सेना द्वारा नापाक कोशिशें जारी हैं, जिनके सबूत मैं पहले ही आपको बता चुका हूं और समय समय पर दुनिया के सामने आते रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल अकबर खान की किताब के रूप में हो या फिर घुसपैठियों के पास मिले हुए आइडेंटिटी कार्ड की शक्ल के रूप में हो। दोस्तों, फिर भी पाकिस्तान कहता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का आंतरिक विद्रोह है। इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी कई लोगों को, कुछ राष्ट्रों को ये सब नज़र क्यों नहीं आता, या वो फिर देखना ही नहीं चाहते हैं। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और सदैव रहेगा। हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को शौर्य दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और आप सभी से आशा करते हैं कि आप भी भारत माता के वीर सपूतों की वीर गाथाएं उनके सभी के साथ शेयर अवश्य करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।